आफ्टर नेटबीन ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे टॉप के ऊपर आपके पास यहाँ पे ना जो बार आ रहा है उस पर आपके पास यहाँ पे फाइल आ रही है। फाइल पे जाने के बाद आपने एक न्यू प्रोजेक्ट करना है। न्यू प्रोजेक्ट में आने के बाद हमारे पास बाय डिफॉल्ट ये जावा सिलेक्ट हुआ है और इसके साथ जावा एप्लीकेशन दी हुई है, सिलेक्टेड है ये। अगर ये इधर उधर कहीं और सिलेक्टेड है तो आपने जावा पे जाके जावा एप्लीकेशन सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अगर ओपन करते वक्त ये कहीं और पे अगर सिलेक्शन हुई भी है तो आपने जावा और जावा की एप्लीकेशन सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये मेरा प्रोजेक्ट का नेम है जिस नाम से मैं प्रोजेक्ट बनाना चाह रही हूँ। अब आपको जो नाम रखना है आप अपनी मर्जी से नाम रख सकते हो। लेट्स सपोज मैंने इसका नाम रखा है जावा ऐप _01, ठीक है। प्रोजेक्ट लोकेशन यानी ये प्रोजेक्ट मेरा कहाँ जाके स्टोर होगा, मेरे यूजर के अकाउंट में डॉक्यूमेंट्स में जाके नेटबीन प्रोजेक्ट का एक फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर होगा। अगर आपने पाथ चेंज करना है तो आप ब्राउज करके यहाँ से पाथ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है वो क्या करेगा, नेटबीन के अंदर वो ये बता रहा है कि नेटबीन प्रोजेक्ट के अंदर वो जावा ऐप 01 के नाम से एक फोल्डर बनाएगा जिसके अंदर आपकी फाइल मौजूद होगी। नीचे आपको आपसे कहता है यूज, आपने क्रिएट अ मेन क्लास बनानी है या नहीं बनानी, क्योंकि हम अभी कंसोल एप्लीकेशन टाइप का काम कर रहे हैं, जीयूआई बेस नहीं कर रहे, यानी यूजर इंटरफेस नहीं है, फॉर्म वगैरह नहीं बना रहे। तो हम ये क्रिएट मेन क्लास पे चेक लगे रहने देंगे, इसे हटाना नहीं है। अगर हटा हुआ है तो आपने इसे लाजमी लगाना है कि मेरी प्रोग्राम के एंट्री पॉइंट बनाना है, ठीक है, ताकि जब मैं रन करूं तो मेरी एप्लीकेशन में जो भी मेन मेथड में लिखा हो वो मेरे पास लाजमी चलना चाहिए, ठीक है। इसको मैंने देखा और यहाँ मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम चेंज किया, बाकी चीजें मेरी एज इट इज एज वैसे ही है। अब मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया है, फिनिश कर दिया। नहीं, स्पेस की जगह पे मैंने अंडरस्कोर दिया, ठीक है। अब मेरे पास अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरे पास एक जावा ऐप 1.java की मेरे पास एक क्लास बनी है। ये फोल्डर है मेरा, इसके अंदर एक सोर्स पैकेज है, उसके अंदर जावा ऐप 01 है और उसके अंदर मेरे पास मेरी मेन क्लास का नाम है। जावा के फोल्डर के अंदर सोर्स पैकेज और लाइब्रेरीज आ रही है। लाइब्रेरीज में JDK 1.7 यूज हुई है और इस लाइब्रेरीज के अंदर मेरे पास ये सारी चीजें आती हैं, ये सारी जार फाइल्स हैं, ठीक है ना। ये जार फाइल्स को यूज आप कर सकते हो। लाइब्रेरीज है, क्लास है, रिसोर्सेज में अगर मैं आती हूँ तो ये सारे आपके पास ये रिसोर्सेज गिवन होते हैं, यानी जो हम फाइल्स इंपोर्ट कराते हैं ना वो इन्हीं में से एक होती है, ठीक है। जैसे जावा डॉट लैंग्वेज में हमने कुछ कराना है, स्विंग यूज करना है, यानी कुछ भी मैं लाइब्रेरी अगर यूज करूंगी ना वो इस JDK फाइल की वजह से मैं यहाँ पे कोई भी क्लास यूज कर सकती हूँ। नॉर्मली आपने सी लैंग्वेज जब पढ़ी थी तो आपने क्या करा था, हैश इंक्लूड कर रहे थे, याद है, वो लाइब्रेरी इंपोर्ट कराते थे। जब सी लैंग्वेज जब आपने पढ़ी तो आपने क्या करा था, इंक्लूड कराया था। जब आप C# पे आए तो आपने देखा होगा आपने यूजिंग सिस्टम डॉट करके यूज करी थी उसकी लाइब्रेरी, सही है। और यहाँ पे हम जब यूज करते हैं तो हम इंपोर्ट करके यूज करते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली आप इन JDK की वजह से कर सकते हो। सोर्स पैकेज के अंदर आपका ही फोल्डर होता है और आपकी ही एक मेन क्लास मौजूद है। ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर, अगर आप देखो ये सारा कमेंट है, कमेंट एरिया, इसको मिटा दो कोई मसला नहीं है। ये जितना भी आपके पास लाइट ग्रे कलर में आ रहा है ये सारा कमेंट हुआ है, सही है। एक्चुअल प्रोग्राम ये एज कंपेयर टू, अगर मैं बात करूं आपसे तो सी लैंग्वेज के अंदर आप डायरेक्टली लाइब्रेरी ऐड करते थे, मेन मेथड बनाते थे, काम करना शुरू कर देते थे, ऐसे ही था। C# के अंदर एक क्लास, एक नेम स्पेस होता था, क्लास होती थी, फिर मेन मेथड होता था। इसके अंदर क्या है, क्लास है और मेन मेथड। कॉमन क्या है तीनों चीजों में, मेन मेथड, ठीक है। सी में भी मेन मेथड बनाते थे हम, बात समझ रहे हैं। C# के अंदर भी मेन मेथड ऐसे ही बना आता था और जावा में भी मेन
बना हुआ आ रहा है। मेन मेथड बेसिकली है क्या? मेन मेथड बेसिकली हमारे किसी भी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। जैसे नॉर्मली आप वेबसाइट है चलाते हो ना, यूआरएल टाइप करते हो, वो हमेशा आपको एक इंडेक्स का पेज खोल के देता है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि जो इंडेक्स का पेज है वो मेरा पहला पेज है, फर्स्ट पेज है। ऐसे ही है ना? तो किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए जब कंपाइलर रन करता है, उसे परफॉर्म क्या करना है, वो मेन मेथड को तलाश करता है कि आपके प्रोग्राम का जो मेन मेथड है उसके अंदर क्या डिफाइन हुआ है, क्या डिक्लेयर हुआ है, ताकि वो एक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है? तो मेन मेथड हमारा एंट्री पॉइंट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब यहाँ पे बात है स्टैटिक का वर्ड क्यों यूज हुआ है, बात समझ रहे हैं? स्टैटिक का वर्ड इसलिए यूज हुआ हुआ है, जब किसी भी मेथड के साथ हम स्टैटिक का कीवर्ड यूज करते हैं तो उस मेथड को कॉल कराने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? क्लास का नाम लिखा, डॉट लगाया और मेथड कॉल करा दिया। तो बाय डिफॉल्ट आपकी बैक एंड में जो कोड हुआ हुआ है वो ऑब्जेक्ट बना के आपका मेन मेथड नहीं कॉल करा रहा होता, वो डायरेक्टली कॉल करा रहा होता है। इस वजह से यहाँ स्टैटिक लगा हुआ। समझ गए? क्लास का नाम है, ये रहा मेन मेथड। समझिए? ये कॉलिंग होती है कि इस मेथड को कॉल कराना है ना, तो वो ये क्लास का नाम लिखेगा और मेन मेथड को कॉल करा देगा। तो मेन मेथड के अंदर कुछ भी अगर होगा ना वो चलेगा। ये बाय डिफॉल्ट आपके बैक एंड पे गिवन होता है। अगर मैं इसके साथ स्टैटिक का कीवर्ड नहीं लगाऊंगी तो मुझे इस क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं? और फिर ऑब्जेक्ट के बाद मुझे मेन मेथड बनाना पड़ेगा इस तरह, अगर मैं इसके साथ स्टैटिक का कीवर्ड हटा देती। समझ में आई बात? समझ गया? अगर स्टैटिक का वर्ड लगा हुआ है तो मैं डायरेक्टली करा लूंगी, और नहीं लगा हुआ तो मुझे इस तरह कॉल कराना पड़ेगा, क्योंकि वो मेन मेथड है। तो वो बाय डिफॉल्ट आपका कंपाइलर कॉल करता है। तो जब कंपाइलर कॉल करता है तो वो इसी तरीके से कॉल करता है, वो ऑब्जेक्ट बना के नहीं कॉल करता। समझ गए? तो मैं यहाँ पे कुछ भी काम करूंगी वो मेरा रन होने के बाद, जब मैं इसको यहाँ से प्ले करूंगी ना, अभी मैंने कुछ लिखा है नहीं लिखा, यहाँ मेरी आउटपुट स्क्रीन आएगी, उसके ऊपर लिखा हुआ आएगा। अभी मेरे पास कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ। ठीक है? मेरा प्रोग्राम चल गया सक्सेसफुली, लेकिन लिखा हुआ कुछ भी नहीं। सी लैंग्वेज में आपने प्रिंट ऐप यूज किया था, सी शार्प के अंदर आपने कंसोल डॉट राइट लाइन यूज करी थी। यहाँ हम जो यूज करेंगे वो सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलएन यूज करते हैं। उसका शॉर्टकट की होता है एस आउट लिखा आपने और टैब प्रेस कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, प्रिंट करवाने के। ठीक है? एस आउट लिख के टैब प्रेस कर दोगे तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है। इसका फायदा ये होता है कि जब वो ऑटो आ रहा है तो बेटर यही है कि आप इसको ऑटो ही यूज करो, वरना स्पेलिंग में मिस्टेक ही होता है। अमूमन आपने यहाँ पे एल की बजाय कैपिटल आई लगा लिया है, या डॉट नहीं लगाया, कॉमा लगा लिया, सिस्टम का एस छोटा कर दिया है, तो वो मुस्तकिल एरर दे रहा होता है। ठीक है? अच्छा, लिखने का तरीकेकार वही है कि हम डबल कोटेशन के अंदर जैसे लिखते हैं। सही है? जावा प्रोग्रामिंग रन किया, लिखा हुआ आ गया मेरे पास आउटपुट, नीचे आ रहा है आउटपुट लिखा हुआ जावा प्रोग्राम। ठीक है? एस आउट एंड टैब 2 दफा प्रेस करें। ठीक है?
एक लाइन ये लिखी है, एक लाइन ये लिखी है, रन करा मैंने, डिफरेंट लाइन में आ रहा है, लाइन चेंज। अगर मैं यहाँ इसको सिर्फ प्रिंट रहने दूं, एलन हटा दिया, एक साथ लिखा हुआ, लाइन चेंज करने के लिए हमारे पास क्या यूज हुआ है, एलन। ठीक है, जो प्रिंट एलन न्यू लाइन में प्रिंट करता है, प्रिंट सेम लाइन में प्रिंट करता है। ठीक है, प्रिंट क्या करता है, सेम लाइन में प्रिंट करेगा, और एलन क्या काम करेगा, न्यू लाइन में। ये वाला मेरा प्रिंट एलन लिखा हुआ है और ये वाला मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ लेट्स सी। ये लिखने के बाद लाइन चेंज करता है, बात समझ रहे हैं? डिफरेंस देखो, ये जो प्रिंट कर रहा है न्यू लाइन में नहीं कर रहा, प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज करता है। लाइन तो चेंज कर रहा है। मैंने जब ये इसको लिखा, मैंने कहा शायद मैं अगर इसको कर लूं तो मेरे आगे लिखा हुआ आ जाए, नहीं, इसने इसको प्रिंट करा, लाइन चेंज कर दी। इसने इसको प्रिंट करा, लाइन चेंज नहीं करी, तो बिल्ड सक्सेसफुली ऊपर आ गया। मुझे यहाँ अगर इसी के आगे लिखा हुआ चाहिए तो मैं यहाँ प्रिंट करूंगी, और उसके बाद अगर लाइन चाहिए चेंज तो इस वाले को प्रिंट एलन कर दूंगी। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा आपके पास, जावा प्रोग्रामिंग कॉलन लेक्चर 1 लाइन चेंज देन एंड। बात समझे? डिफरेंस समझ में आया प्रिंट और प्रिंट एलन का? प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज होती है, तो इसने प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज का नहीं था, नहीं हुई, फिर इसने ये प्रिंट करा, फिर लाइन चेंज कर। समझ गए? इसको पहले इतना करो, फिर मैं आगे बताती हूँ। यहां मैंने ये तो प्रिंट कर दिया, मैंने यहाँ पे लिया है इंटीजर, जो हम वेरिएबल्स बनाते हैं ना डाटा टाइप यूज करते हुए। एक इंटीजर है मेरे पास नंबर, लेट्स सपोज मैंने कहा 5 है। ठीक है, मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो मैंने कहा कि मेरे पास एक नंबर है 5 और मुझे जो प्रिंट करवाना है वो मल्टीप्लिकेशन टेबल है। मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ जो भी मेरे पास नंबर है उसको हम यहाँ इस तरह यूज कर लेंगे। सही है? तो अब मेरे पास ये लिखा हुआ जो आएगा वो नीचे लाइन में लिखा हुआ आ रहा है मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5। अच्छा, लाइन चेंज करने के लिए भी अगर मैं यहाँ /n लगाती हूँ, ठीक है, ये एस्केप सीक्वेंस होते हैं, ठीक है ना, फर्दर और जिस तरह आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा /t/n डबल स्लैश क्या करता है, स्लैश सिंगल कोटेशन, ये चीजें यहाँ पे भी सेम वैसे ही यूज होती है। ये एक लाइन का गैप क्रिएट करने के लिए मैंने किया। मल्टीप्लिकेशन टेबल में होता क्या है आपके पास, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 5, 1 2 3 4 5 6, ये सीरीज चल रही होगी। जब मेरे पास जो कंट्रोल है, जो सीरीज है, वो 1 से लेके 10 तक मुझे चलाना है, तो मैं इसके लिए क्या यूज करूंगी, फॉर का लूप यूज करूंगी। टेबल स्टार्ट होता है 1 से, आइटरेशन मेरी जाएगी कहां तक, 10 तक। ठीक है, मेरे पास 5 1 5 2 5 3 4, ये सब 1 2 3 4 कौन कंट्रोल करेगा, आई। नंबर है ये रहा, नंबर को और आई को मल्टीप्लाई करूंगी, यानी 5 मल्टीप्लाई 1, आंसर क्या आएगा, 5। तो इस तरह आपने वर्क करना है। यहाँ पे मैंने लिखा एस आउट। अब मेरे पास सबसे पहले आना चाहिए नंबर, इसके पास मल्टीप्लाई का सिंबल आना चाहिए, इसके बाद आना चाहिए मेरे पास आई, जो कि 1 2 3 जो आएगा ना बारी बारी, इसके बाद मेरे पास इक्वल का सिंबल आना चाहिए, इसके बाद मेरा रिजल्ट आना चाहिए। तो रिजल्ट को मैं ब्रैकेट में लिखूंगी, भाई पहले मल्टीप्लाई करो फिर इसके साथ अटैच करके लिखना, ठीक है।
तो मैं अब यहाँ पे लिख रही हूँ कि भाई नंबर को साथ साथ मल्टीप्लाई बाय आई भी कर। नाउ लेट्स सी, ये तो ऐसे हो रहा है, सही रिजल्ट में आप बता रही हैं नंबर मल्टीप्लाई बाय आई। ये देखो 5 इससे आया, ये x इस वाले से आया, i की वैल्यू क्या है 1 है, ये इससे आया, इक्वल का सिंबल आया, और ये जो रिजल्ट आ रहा है ना वो मेरे पास ब्रैकेट में पहले मल्टीप्लाई हो रहा है फिर इसके साथ लिखा जा रहा है। अगर मैं ये ब्रैकेट हटा दूं, अब आप इसका फर्क देखना क्या होगा। ठीक है, कभी ये मल्टीप्लाई करता है, कभी ये मल्टीप्लाई नहीं करता। ये पहले क्या कर देगा, कॉन्कैटिनेट कर देगा। ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर ये डिफरेंट तरीके से ऑपरेट होता है। इसमें इसने क्या करा, पहले मल्टीप्लाई को फोकस करा। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई था तो इसने जो है वो पहले मल्टीप्लाई कर लिया। अगर यहाँ एडिशन वगैरह होता तो वो इसी को चला देता। बात समझ में आ रही? तो रिजल्ट हमारे पास डिफरेंशिएट ना हो इसलिए हम इसको पहले कह देते हैं कि इसको पहले ब्रैकेट में सॉल्व कर लो। मेरी कोई भी इक्वेशन है उसको पहले यहाँ पे सॉल्व करो, देन इसके बाद उसका रिजल्ट दे। सही है? अब मैं नंबर यहाँ से कुछ भी चेंज करूं, टेबल उसी का है। अब ये नंबर मुझे यहाँ से बार बार चेंज करना पड़ रहा है, तो मैं ये नंबर यूजर से इनपुट ले सकती हूँ। ठीक है, तो यूजर पहले नंबर एंटर करेगा, फिर वही टेबल आपके पास डिस्प्ले में आएगा। पहले ये इतना कर लो, फिर यूजर इनपुट मैं बताती हूँ। इसमें यूजर इनपुट आप थोड़ा डिफरेंट तरीके से रहते हो क्योंकि आपको इसमें स्कैनर की क्लास क्रिएट करनी पड़ती है। देन आप स्कैनर की क्लास क्रिएट करके स्कैनर के थ्रू आप लेते हो। ठीक है, कि मुझे ये जो नंबर है ना ये यूजर से लेना है। ये नंबर मुझे किससे लेना है, यूजर से लेना है। तो मैं यहाँ सबसे पहले टॉप पे स्कैनर क्रिएट करूंगी। क्या क्रिएट करूंगी, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, और इसके अंदर आप लिखोगे सिस्टम डॉट इनपुट स्ट्रिंग में, क्योंकि इनपुट लेने के लिए तो IN है। ठीक है, तो और स्कैनर की क्लास के लिए ऊपर आपके पास ये इंपोर्ट होगा। ठीक है, स्कैनर लिखने के बाद बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। अगर नहीं आया तो एरर आएगा। जब एरर आएगा तो मैं साइड पे क्लिक करूंगी और ऐड इंपोर्ट करना है, क्रिएट मत करना प्लीज, इंपोर्ट कराना है। इंपोर्ट करूंगी तो यहाँ खुद ही ऊपर इंपोर्ट होके आ जाएगी। ठीक है, और ये एरर मेरा रिजॉल्व हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पे मैंने फिर S आउट में एंटर एनी नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन टेबल। सही है? इसी के आगे मुझे जो है वो इनपुट लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ln हटा दिया है और इसकी जगह पे मैं यहाँ पे लिखूंगी 9 की जगह पे मैं लिखूंगी जो मैंने ऊपर स्कैनर बनाया ना SC डॉट डेटा टाइप मेरी इंटीजर है तो मैं क्या लूंगी, नेक्स्ट इंटीजर। अगर मेरी कोई और डेटा टाइप होती है तो वो मैं नेक्स्ट, बाइट, फ्लोट, शॉर्ट इस तरह यूज कर। ये अब इसके अंदर स्टोर हो गया। आपने इसका स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना, उसका ऑब्जेक्ट का जो नेम होगा वो देना पड़ेगा। हाँ, ऑब्जेक्ट का नाम और किस तरह का स्कैन करना है, यानी इंटीजर करना है तो मैंने नेक्स्ट इंटीजर यूज किया है। और अगर ये कोई और तरह का डेटा टाइप यहाँ पे कुछ और होता तो मैं इसमें से वही वाले यूज करती, शॉर्ट, बाइट। ठीक है, तो मेरे पास अभी डेटा टाइप इंटीजर है तो मैंने इंटीजर यूज किया। हाँ, स्कैनर के जरिए यूजर से लेंगे, यूजर से इनपुट लेने के लिए। अब मेरे पास यहाँ आ रहा है एंटर नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल। मैंने यहाँ लिखा 7, एंटर करा, मेरे पास 7 का टेबल आ गया। सही है? अब मैं यहाँ अगर प्रोग्राम दोबारा रीरन कर रही हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया 89 का टेबल आ गया।
ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है 456, देन उसका टेबल आ, मतलब आप जो नंबर लिखोगे उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको ये बना के दे देगा, 23 का टेबल। सही है। तो यूजर इनपुट से फायदा ये हुआ कि मुझे यहाँ पे बार बार नंबर चेंज नहीं करना पड़ा। यूजर अब अपनी मर्जी का नंबर एंटर कर कर प्रिंट करा। अच्छा, इसमें एक चीज और देखो, अगर मैं इसके अंदर वैल्यू में -10 देती हूँ ना, तो ये -10 का भी टेबल दे रहा है। मुझे -10 के ऊपर टेबल नहीं चाहिए। नेगेटिव नंबर का कभी मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं होता, तो मुझे इस चीज को रोकना है। ठीक है, तो वो कैसे रोकेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, पहले ये कर लो, फिर मैं उसको बताती हूँ कि वो किस तरीके से आप अप्लाई करोगे। अब मुझे ये देखना है कि अगर मेरा नंबर नेगेटिव है तो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं आना चाहिए। तो ये जो काम है ना, जो मेरा ये वाला पोर्शन है, ये मेरे पास टेबल शो कर रहा है। यहाँ तक तो स्कैन हो रहा है। जो स्कैन किया है यहाँ पे मैं इफ और एल्स लगाऊंगी। ठीक है, कंडीशन मुझे यहाँ चेक करनी है कि इफ में मेरे पास कंडीशन है क्या और एल्स में हमारे पास कंडीशन क्या है। मैंने ये कहा कि ये जो नंबर है अगर वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है वो पॉजिटिव है, और अगर वो पॉजिटिव है तो ये जो टेबल का वर्क है ये सारा इसकी कंडीशन के अंदर आ जाए। सही है। और एल्स में मेरे पास यहाँ आ जाएगा नॉट डिस्प्ले ड्यू टू ठीक है, मैंने कह दिया कि ये यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव नंबर है। ठीक है, या शॉर्ट मैसेज दे दो, अभी इतना बड़ा ना लिखो, नेगेटिव नंबर। सही है। अब मैं यहाँ पे जब आऊंगी और इसको मैं रन करूंगी तो मेरे पास रन के ऊपर ये मुझसे अब ये मांग रहा है। मैंने कहा -12, इसने कह दिया नेगेटिव नंबर। सही है, नेगेटिव नंबर का वो डिस्प्ले ही नहीं करेगा। अब यहाँ पे मैं आ रही हूँ, मैंने यहाँ लिखा है 6, एंटर करा 6 का। ठीक है, तो कंडीशन हमारी जो सिंपल लगी है वो सिर्फ इफ और एल्स की कंडीशन लगी है और उसके अंदर हमने इसको प्लेस कर दिया। सही है। इफ की कंडीशन लगाई है, अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो प्रिंट वाला जो फॉर लूप है वो हमने इसके अंदर रख दिया कि वो चला दो, और एल्स में मुझे ये मैसेज दे दो कि नेगेटिव नंबर है।